हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया एक टॉपिक जो है महिलाओं से संबंधित संविधान में प्रमुख अनुच्छेद। संविधान में महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल अनुच्छेद दिए गए हैं जिनको आज हम ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है अनुच्छेद 15(1). ठीक है। 15(1) ये हमारा पहला अनुच्छेद होगा जिसमें राज्य सरकार जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। ठीक है। राज्य सरकार क्या करेगी? जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। तो देखो जी, यहाँ पे हम कैसे समझेंगे? यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक ये होगी कि 15 साल में नॉर्मली, अच्छा एक बात बताओ, 15 साल में क्या होता है? थोड़ी सी ट्रिक है ये, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक समझने के लिए। देखो, पहली बार किसी भी लड़की के साथ भेदभाव कब होता है? 15 साल की उम्र में, जब वो 10th पास करती है और 11th में जाने की होती है। तो भेदभाव कैसा होता है कि बोल दिया जाता है, टीचर बोलती हैं कि तुम ना आर्ट्स लेना, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा मैथ में नहीं चलता है या साइंस में नहीं चलता है, तुम तो आर्ट्स लो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसको क्या दिखाया गया कि तुम अलग हो, तो मतलब तुम में दिमाग कम है, मतलब भेदभाव कहीं ना कहीं उसके साथ किया। तो पहला भेदभाव यानी 1। ठीक है। 15 साल में पहला भेदभाव यानी 15(1), पहला यानी 1। 15(1) में क्या करा स्कूल ने या किसी ने भी, या राज्य सरकार ही पकड़ लो, वैसा तो नहीं करती राज्य सरकार, लेकिन ट्रिक है इसलिए राज्य सरकार पहली क्या करती है, भेदभाव क्या करती है कि भेदभाव करती है उसके साथ, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। याद रख लेना, बस भेदभाव से ये सारे भेदभाव हो जाएंगे। ठीक है। तो 15(1) में मतलब 15 साल में पहला उसके साथ भेदभाव होता है। इसके बाद 15(3) अब क्या होगा? 15(3) इसमें क्या होगा? राज्य सरकार बालकों तथा बालिकाओं के लिए विशेष कानून बना सकती है। देखो, अब क्या हुआ? 15 साल में उसके साथ पहली बार हुआ था भेदभाव। अब क्या हुआ? दूसरी बार भी उसने माफ़ कर दिया, चलो जाने दो। लेकिन अब तीसरी बार उसके साथ हुआ, 15 साल में ही तीसरी बार जब उसके साथ भेदभाव हुआ तो उसने क्या करा? विशेष कानून बना दिए, मतलब खुद ने ही अपने लिए विशेष कानून बना लिए कि कोई भी मेरे साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। क्या हुआ? महिलाओं या राज्य सरकार ने ही बना दिए, भाई उसके साथ बेचारी के साथ बार बार भेदभाव होने लगा था। तो तीसरी बार जब उसके साथ भेदभाव हुआ तो राज्य सरकार ने ही कानून बना दिया कि किसी भी बालिकाओं या महिलाओं के साथ कोई भी क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा। ये राज्य सरकार ने क्या बना दिया? कानून बना दिया, जब तीसरी बार बेचारी के साथ भेदभाव हुआ तो। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ले लिया। अब अगली बार आता है हमारा, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16। अब अनुच्छेद 16 देखो, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, सरकारी नियोजन में अवसर की समानता, महिला व पुरुषों को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, योग्यता के आधार पर महिलाओं व पुरुषों को अवसर की समानता का अधिकार। कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हो रहा है? अवसर और नौकरी की बात हो रही है। तो देखो, महिला ने 11वीं में 15 साल में कहाँ पे एडमिशन लिया? 11वीं क्लास में एडमिशन लिया। तो 16 में कौन सी मिलेगी? 12th में एडमिशन लेगी ना, 16 साल में 12th में आ जाएगी। अब 12th में आएगी तो भाई उसको करियर की अपनी चिंता होगी कि नहीं होगी, है ना? उसको नौकरी के अवसर चाहिए। अब सरकारी नौकरी के अवसर, मैं 12वीं पास कर लूँगी, 12वीं पास वाली मैं नौकरी देख लूँगी कहीं की जिसमें सरकारी लग जाए। तो नौकरी के अवसर कहाँ पर देखेगी वो? 16 साल की उम्र में। ठीक है। यानी आपका अनुच्छेद 16 आ जाएगा। ओके। इसके बाद आता है, यहाँ पे देख लेंगे अपन, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे इसको। एक मिनट रुकिएगा, इसी में है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसी में है ये, सिर्फ इतनी है, समान कार्य के लिए समान वेतन, बस इतना ही है। 39 का, इसका इतना ही है बस, 39 का, अनुच्छेद 39 का। अब इसको समझना ध्यान से कि जब महिला जो हो जाती है, महिला जब कम उम्र की होती है, समझ रहे हैं आप? महिला कम उम्र की होती है, जैसे उसकी नौकरी लगी है, 21 साल के बाद ही नॉर्मली लगती है लड़कियों की नौकरी जो है, 21 साल में पहला वो टेस्ट देती है ना, एग्ज़ाम देती है। तो
अब उनने 21 साल में नौकरी जॉइन करी या 22 में करी। अब करते-करते क्या है, शुरू में इतना वो ध्यान नहीं देती है ना? वेतन वगैरह ठीक है, जितना मिल रहा है ओके ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा उनमें वो नहीं है। लेकिन जब वो 39 की हो जाती हैं, 39 एज हो जाती है, तो एक कहते हैं एक तरह से मैच्योर, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी होती हैं, बच्चे भी बड़े-बड़े हो चुके थे, उनकी भी पढ़ाई का टेंशन, उनका भी सब कुछ। तो उसको लगता है कि कहीं न कहीं मैं काम इतना कर रही हूँ, डबल ड्यूटी कर रही हूँ, घर भी देख रही हूँ, बाहर के काम भी देख रही हूँ, तो मेरे लिए समान नौकरी तो होनी चाहिए, समान मतलब नौकरी के लिए समान वेतन तो मिलना चाहिए। अगर पुरुषों से कम मिल रहा है तो फिर क्या मतलब है? तो 39 की एज में, यानी 40 उसका कंप्लीट होने वाला ही है, 39 में अच्छी तरह से मैच्योर होकर फिर वो कहती है क मतलब कड़क हो जाती है, कड़क होकर कहती है, 39 में कड़क होकर कहती है, यानी क। तो कड़क होकर क्या बोलती है कि मेरे लिए समान कार्य के लिए समान मुझे वेतन मिलना चाहिए, कड़क हो जाती है वो, ठीक है। तो ऐसे याद करना है, कड़क होकर बोलती है ना महिला, क्योंकि भाई देखो, जब बहू होती है घर की, जब नई नई शादी करके आती है तो उतनी नज़ाकत में रहती है वो, लेकिन जब 39 की हो जाती है तो फिर वो अपने बच्चों को देखते उसको कड़क होना पड़ता है, कड़क होकर बोलती है कि भाई समान कार्य है तो समान वेतन होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपका 39 का। नेक्स्ट देखेंगे हमारा है 39 ड। अच्छा, इसी में और ये ये वही वाला उसी के बारे में बताया, नीति निरक्षक तत्वों से संबंधित है। इस अनुच्छेद को 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन को जोड़ा गया है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। 39 का को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है 1976 में, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, 39 की वो है, लेडीज़ है, ठीक है। और उसके हस्बैंड की एज कितनी है, 42 है, यानी 42वां संविधान संशोधन। और दोनों की शादी कब हुई थी, 1976 में, ख़त्म बात, ठीक है। 1976 में शादी हुई थी, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। वो 39 की है, 3 साल बड़ा उसका हस्बैंड है, यानी कि 42 है ना, 42 संविधान संशोधन में। और कब हुआ था ये, 1976 में, यानी उनकी शादी बना लो भाई कि 1976 में उनकी शादी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा एज में हुई थी, ओके। अब देखें अपन, पुरुष महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है इसके तहत, ओके। अब आता है हमारा अनुच्छेद 39 ड। देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि महिला व पुरुष के स्वास्थ्य का रखरखाव कार्य करने के दौरान बालकों की किशोर अवस्था में अधिक काम न करवाना, महिला व बालकों को इस प्रकार से विवश नहीं करना जिससे उनकी आयु व स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़े। अभी उसकी एज 39 ही चल रही है, ध्यान रखना। अब 39 एज में वो कड़क होकर बोली थी तो क्या हुआ था, लोग उससे डर गए थे, डर गए थे, ठीक है। क्यों डर गए थे, कड़क होकर बोलेगी महिला तो जाहिर है भाई पुरुष वर्ग तो फिर डर ही जाता है कि अभी फालतू में केस वेस और कर देगी ये। तो 39 में ही एज में जब वो कड़क हुई तो लोग डर गए। अब डर गए तो उसने और डरा दिया कि देखो भाई, महिला और पुरुष के स्वास्थ्य का रखरखाव रखना पड़ेगा, हम काम तो कर रहे हैं, सबका ध्यान रखोगे, कोई बीमार ना पड़ जाए, है ना। किशोर अवस्था में आप ज़्यादा काम नहीं कराओगे, महिलाओं को इस प्रकार विवश नहीं करोगे जिससे उनकी आयु व स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़े। और डरा रही है वो तो, भाई तुम डर गए, तुम और डरा रहे हैं, ठीक है। 39 एज में वो निस्त कड़क भी हो गई और सबको उसने डरा भी डाला, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख लेना कि आप ज़्यादा काम नहीं कराओगे, रखरखाव स्वास्थ्य के ध्यान रखोगे, है ना, और ऐसे कोई काम नहीं कराओगे जिससे कि हमारी हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़े, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना। अब आते हैं हम 51 का पे। 51 का क्या कहता है, 51 का कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह महिलाओं का सम्मान करे, ठीक है। महिलाओं के मान सम्मान व गरिमा का सम्मान करें, यह अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में लागू किया गया है, सेम वही, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है 51, अब महिला की उम्र कितनी हो गई है, 51 हो गई है। 51 की एज में वो और कड़क हो गई, जाहिर है भैया, तब तो वो मतलब बहू से थोड़े आगे स्टेप आई थी, माँ बनी थी, अब तो ये क्या बन चुकी है, नानी दादी बन चुकी है। 51 में तो नानी दादी बन जाते हैं, और कड़क हो गई भाई। अब वो कह रही है कि मूल कर्तव्य महिलाओं का सम्मान करें, मतलब अब मैं सम्मान चाहती हूँ भैया, मैं दादी बन गई हूँ, मैं नानी बन गई हूँ, अब सम्मान मिलना चाहिए भैया, ठीक है। महिलाओं के मान सम्मान, उनकी गरिमा का सम्मान करें, है ना। यह अनुच्छेद मूल कर्तव्य है, मतलब महिलाओं का सम्मान आपका कैसा है, मूल कर्तव्य, पहला कर्तव्य है, ओके। तो ये हो गया, और अनुच्छेद इसको भी 42 संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1976 में, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 243 घ 243 घ और 2। देखो नेक्स्ट आएगा, अब उसने क्या करा, अनुच्छेद 243 घ और 2, इसको अपन देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, अब समझना स्टोरी। हाँ, अब इसमें कहेंगे 2-4 दिन, 24 यानी 2-4 है ना, 2-4 दिन में 3 घर, 3 घर, 2-4 दिन में 3 घर है ना, डबल मंजिल के उसने बना लिए, डबल स्टोरी उसने घर बना लिए। कितनी उम्र में भाई, वही 51 समझ लो, वही नानी दादी जब बन गई थी, रिटायरमेंट आने वाला था। तो उसने क्या करा कि 2-4 दिन में, 2-4 दिन में, अब रिटायरमेंट होने वाला, 4 लगा लो या साल लगा लो, जो भी लगाना लगा लो है ना, महीने लगा लो, साल लगा लो, 2-4 होने चाहिए उसमें बस। तो 2-4 दिन में उसने 3 घर, 3 घर, ठीक है, 2-4 दिन में 3 घर बना लिए, डबल स्टोरी यानी 2। ठीक है, ऐसे याद करना है अनुच्छेद 243 घ में 2। तो इसको कैसे याद रखोगे, 2-4 दिन में, 2-4 दिन में 3 घर बना लिए, डबल स्टोरी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या बताया है कि SC/ST आरक्षण में से, SC/ST के जो आरक्षण हैं उनमें से SC/ST की महिलाओं के लिए 1/3 स्थान पर आरक्षण है। मतलब SC/ST में पुरुषों तक को मिलाकर जितने कुल आरक्षण हैं उनमें से 1/3 महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, तो आरक्षण वो अपने घर में दे रही है और उनके लिए उसने 2 मंजिल घर बनाया है, 3-3। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, आरक्षण यानी आरक्षण कह लो या संरक्षण कह लो, वो देना है उसको, आरक्षण की जगह संरक्षण ले लो कि उसको अपने, उसने जो 3 घर बनाया है उसमें वो SC/ST की 1/3 महिलाओं को सुरक्षा संरक्षण देगी उसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आता है अपना 243 घ 3। ठीक है, 243 घ 3, अभी घर वही चल रहा है इसका, है ना। अब उसने क्या किया कि, ध्यान देना, अब उसने क्या करा कि 2 मंजिल घर बनाया था भैया उसने, अब उसे और ज़रूरत लगी तो उसने 3 मंजिल और बना लिया। ठीक है, तो 2-4 दिन में 3 घर जो उसके थे उसमें 3 मंजिल उसने उसको कर लिया। तो नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों में SC/ST की महिलाओं को 1/3 आरक्षण। ठीक है, क्या होगा इसमें, नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण। नगर निकाय समझते हैं, नगर निकाय जो नगर पालिका हो गई, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए, इनमें तो नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण देंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों में SC/ST की महिलाओं को 1/3 आरक्षण, सभी महिलाओं को 50% आरक्षण। ठीक है, अब देखो इसमें तो थी 1/3 महिलाओं को तो दिया था SC/ST में, अब उसने क्या करा 50% महिलाओं को भी रख लिया, एक जो एक्स्ट्रा मंजिल बनाई है, तीसरी मंजिल जो बनाई है उसने। ठीक है, तो 2-4 दिन में 3 घर बने थे उसमें 3 मंजिल कर दी, 2 में तो कौन रह रही थी, SC/ST की महिलाएं रह रही थी 1/3। अब उसने क्या करा 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया, और कौन सी महिलाओं को, जो नगर निकाय से जुड़ी हुई हैं, नगर पालिका वाली महिलाओं को दे दिया। स्टोरी बनाते चलना दिमाग में, 3 मंजिल घर आपके दिमाग में होना चाहिए कि बना है, नीचे की 2 मंजिलों पर 1/3 SC/ST की महिलाएं रह रही हैं और तीसरी मंजिल पर कौन रह रही हैं, नगर निकाय की 50% महिलाएं रह रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 243 घ, अब वही 2-4 दिन में जो 3 घर बने थे उसी को अब उसने क्या कर लिया, 4 मंजिल कर लिया, और मंजिल एक बढ़ा लिया, वो और लोगों को रखेगी वो। ठीक है, अब वो किसको रखेगी कि ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद SC/ST और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित करेंगे जो राज्य या विधानमंडल विधि द्वारा आवंटित करें, परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ग्राम पंचायतों की। ग्राम पंचायत की महिलाओं को उसने 4थी मंजिल पर पटक दिया कि वहाँ भी आपको 1/3 पद मिलेंगे, किसको, SC/ST की महिलाओं को। यानी क्या होगा, देखो SC/ST की 1/3 तो आपकी हर उसमें रहेंगी, प्रत्येक मंजिल में है, लेकिन विशेष किसमें है, तीसरी मंजिल पर कौन है, नगर निकाय की, और चौथी मंजिल पर विशेष कौन रहेंगी, ग्राम पंचायतों की। बस ये याद रखना, बाकी सब में ग्राम उसमें है आपकी SC/ST की महिलाएं तो रहेंगी 1/3, बस तीसरी मंजिल पर नगर निकाय की मतलब सामान्य महिलाएं जो हैं 50% रहेंगी, और चौथी मंजिल पर ग्राम पंचायतों वाली भी SC/ST की 1/3 महिलाएं रहेंगी। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा 325 अनुच्छेद, जिसमें चुनावों में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार है। किसी भी महिला को धर्म, मूल, वंश, जाति, स्थान के आधार पर चुनाव में सम्मिलित होने से नहीं रोका जा सकता। किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ना किया जाना, है ना। तो इसमें चुनावों में भाग लेने की बात हुई है, ठीक है। और ये 325 में, अनुच्छेद 325 में बात करता है। इसको देख लेते हैं अपन, इसकी क्या ट्रिक बन रही है। देखो, इसमें हम ऐसे याद करेंगे कि 32 घंटे के अंदर, थोड़ा सा समझो बात को, है ना। 32 घंटे के अंदर उसने 5वीं मंजिल फिर बनवा ली। भाई 4 मंजिल बन चुकी थी, 5वीं यानी देखो 32 घंटे यानी 3 2 और 5वीं मंजिल यानी 5, तो 32 5 यानी 32 घंटों के अंदर 5वीं मंजिल और इसने बनवा ली। और इसमें चुनावों में भाग लेने के लिए जो उम्मीदवार थी उन महिलाओं को रखा। ध्यान से देखते चलना, शुरू की 2 मंजिल जो उसने बनवाई थी यानी 200 कितना 2 4 3 यानी 243 में, 243 में घ में इसने क्या करा था, घ में क्या करा था इसने, पहली ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखते चलना, 243 में इसने 2 मंजिल बनवाया था घर मकान, जिसमें इसने SC ST की 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया था। इसके बाद 243 घ में इसने फिर 3 मंजिल बनवाया, जिसमें नगर निकाय की महिलाओं को रखा, ठीक है। और इसने फिर क्या करा, है ना, 2 मंजिलों में SC ST की महिलाएं रहीं आपकी, है ना। और तीसरी मंजिल में कौन रही, नगर निकाय की महिलाएं रहीं, 50% साधारण महिलाएं रहीं। और 243 घ में चौथी मंजिल पर कौन रही थी, ग्राम पंचायतों की महिलाएं रही थी, SC ST की 1/3। और फिर आपका आता है 325 में कौन आ जाएगा, आपके 32 घंटों में पाँचवीं मंजिल बनवाई, जिसमें कि चुनावों में भाग लेने वाली महिलाएं थीं, ठीक है, 325 में। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका 326। अब 326 में क्या है, इसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर उपयोग होना। इसमें क्या हुआ, इसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ठीक है। लोकसभा और राज्य, ये मंजिलें आपको याद रखनी पड़ेंगी, वे कौन सी मंजिल पे कौन रहता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे तो फिर धाराएं, मतलब अनुच्छेद कैसे याद होंगे, फिर एक बिल्डिंग बना लो, उसमें पहली मंजिल पे कौन है, दूसरी पे कौन है, ऐसे करके आपके होते जाएंगे, ठीक है। अब 32 घंटे में ही फिर 36वीं मंजिल और इसने बनवाई, 32 घंटे में ही फिर इसने बनवाई, ठीक है। अब इसके तहत उसने क्या करा कि लोकसभा राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रयाग। अब मतलब लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए जो वयस्क मताधिकार से मतलब निर्वाचक ले लो, मताधिकार करने वाले, उनको रखा है इसने, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो वयस्क मताधिकार है उनको रखा, ठीक है, 6वीं मंजिल पे। और इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 32। और इसमें क्या आ जाएगा आपका, 32 में क्या आ जाएगा, देखो जी, इसमें 32 में देखो सिर्फ 32 है। अब 32 घंटे में, अब इसमें कोई मंजिल नहीं बनवाई, 32 घंटे ही चल रहे हैं अभी, 32 घंटे में अब इसमें कोई मंजिल नहीं बनवाई। इसने क्या करा, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, मूल अधिकार, जो उसके मूल अधिकार है उनको प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, ठीक है, प्रवर्तित वापस से लेने के लिए, है ना। मूल अधिकार मतलब इसकी ये समझ लो कि 6वीं मंजिल इसने बना ली और अब इसको जो है, अब इसको अधिकार नहीं थे कि ये और ऊपर मंजिलें बना सके, है ना, और ऊपर मंजिलें बना सके, उसका अधिकार नहीं थे। तो इसने क्या करा, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार किया, यानी और डिमांड करी कि मुझे और बना लेने दो, समाज सेवा करने वाली हूँ, मेरे लोगों को रख रही हूँ इसमें, है ना। तो प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए 32 घंटे में इसने फिर से परिवर्तित कराने के लिए उपचार कराया। फिर आता है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 क्या कहता है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता, थोड़ा सा समझने वाले हैं, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में, उच्च न्यायालय से अपील करने में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता, ठीक है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय है, वहाँ से आपने अपील जो करी है, उसके बाद आप उच्चतम न्यायालयों में अपीली अधिकारिता, मतलब उच्च न्यायालय में अपील करके फ्री होने के बाद अब उच्चतम न्यायालयों में अपील करने का अधिकार पा लेते हैं। इसमें ये बताया 132 में, मतलब यहाँ से आप ये लगा लो
कि 32 घंटों में उसने नए मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार किया, है ना? तो उसको बोला कि अब 32 घंटों में काम नहीं चलेगा, अब 132 घंटे लगेंगे। पहले आप उच्च न्यायालय में जाइए, फिर आप अपील कीजिए, फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील कीजिए। इस तरीके से आपको याद कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से, आसानी से याद हो जाएंगे जी। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा हुआ है 133 और 133 का, बस ये 2 बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। 132 घंटे उसने वेट करा उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय की अपील करने के लिए। अब 133 में क्या बोल रहा है? उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय में अपीली अधिकारिता। अगर आप इसको नॉर्मल याद करोगे तो पूरी ज़िंदगी भी रटोगे, याद नहीं होने वाला। अब लेकिन हम थोड़ा समझ के करेंगे, अभी याद हो जाएगा। समझो, उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित, जो सिविल विषयों से संबंधित अपील है, में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता, ठीक है, मतलब उच्च न्यायालय को जो सिविल विषय हैं, उनसे संबंधित अपील जो है, उनको उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। मतलब ये हुआ कि उच्च न्यायालय में जो सिविल विषय हैं, उनको उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार मिल जाएगा और उसमें शक्तियाँ भी मिल जाएंगी कि आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब है 133 का। मतलब 132 घंटे में तो उसने अपील के लिए बोल दिया था कि उच्च न्यायालय में अपील करो, फिर आप उच्चतम न्यायालय में करो। 132 आपके घंटे वहाँ हो गए। अब इसमें शक्तियाँ मिलने में, मतलब उसको अधिकार मिलने में, यहाँ अपील करने का अधिकार मिलने में और शक्तियाँ मिलने में 1 साल और लग गया, यानी 133। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। अब 1 साल और लग गया उसको शक्तियाँ मिलने में। अब क्या हो गया? अब 1 साल और लगेगी भाई, किस लिए? कि उसको उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र भी मिलेगा। उसने अपील कर लिया उच्चतम न्यायालय में, अब वहाँ से उसको प्रमाण पत्र मिलेगा कि लो भैया तुम्हें प्रमाण पत्र मिल गया, अब तुम खूब मंजिलें बनाओ, लोगों को भरते जाओ। ठीक है, इस तरीके से हमने एक स्टोरी के रूप में महिलाओं से संबंधित अधिकारों को समझ लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप, खैर, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा है ये विषय। हमने महिलाओं से संबंधित अनुच्छेदों को इतने अच्छे तरीके से स्टोरी के रूप में फटाफट से याद कर लिया। आगे भी हम करेंगे और अपना जो सिलेबस है इसी तरह से हम ख़त्म कर लेंगे और एग्ज़ाम में टॉप तो कर ही लेंगे। 1-2 तो टॉप कर ही लोगे, ये बात तो है, यहाँ से पढ़ने के बाद। ठीक है, अगली वीडियो में अपन मिलते हैं। बाय बाय।